हेलो एस्पिरेंट्स, एम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया जिसमें हम रिवीजन की तरह पॉलिटी को पढ़ रहे हैं छोटे छोटे लेक्चर्स में। तो उसी सीरीज में आज हम देखेंगे आर्टिकल 32 यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, इसके अलावा 33, 34 और 35 आर्टिकल जो कि एक्सेप्शंस है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 32। देखिए, आर्टिकल 32 अपने आप में एक ऐसा आर्टिकल है जो बाकी सारे आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के उनको बचाता है, उसके लिए गारंटी देता है। देखिए, आपने अभी तक पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, आपको गारंटी देते हैं कि अगर वायलेशन हो रहा है तो आपको बचाव होगा, लेकिन वो कैसे होगा? वो होगा आर्टिकल 32 के द्वारा। तो इसीलिए आर्टिकल 32 को हम बेसिक डॉक्ट्रिन में भी काउंट करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर में, क्योंकि अगर इसको छीन लिया गया तो बाकी फंडामेंटल राइट्स का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। देखिए बताता हूँ कैसे। गारंटी देता है, तो आपको पता है गारंटी कैसे मिलेगा? कोई गारंटी कार्ड होगा या कोई गारंटी वारंटी का आपको कोई नोटिफिकेशन सिग्नेचर मिलेगा, तो सिग्नेचर करने वाली अथॉरिटी कौन होगी? तो वो होगी कोर्ट्स, खासकर सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए आपकी बुक्स में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये इसी माध्यम से यानी आर्टिकल 32 के द्वारा मिलता है। इसी को हम बोलते हैं, रेमेडी का स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग भूल जा रहा हूं मैं। REAMEDY है कि REMEADY है? तो जो आर्टिकल 32 है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी संवैधानिक उपचार। तो उपचार करने के लिए दवाइयां होती हैं। ठीक है, कोई भी अगर बीमारी है तो आपको डॉक्टर क्या देता है? दवाई देता है। तो वो दवाई का इस्तेमाल क्या होगा? तो यहाँ पे वो दवाइयां हैं रिट्स। ठीक है, रिट्स, रिट्स मतलब होता है लीगल ऑर्डर। ठीक है, लीगल ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, यहाँ पे हम आर्टिकल 32 बात कर रहे हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाती है। ठीक है, यहाँ दोनों चीजों को मिली हुई है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स है, खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसकी पावर को एक्सटेंड कर सकता है। हमको पता है कि अमेंडमेंट में 3 चीजें होती हैं, या तो आप क्या करते हैं, खत्म करते, समाप्त करते हैं, ठीक, या तो आप ऐड करते हैं या उसको चेंज करते हैं वेरिएशन में। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का पावर हमने हाई कोर्ट को भी दिया हुआ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आर्टिकल 32 के थ्रू क्या बताता है? फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, अब ये फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को बचाता तो है, लेकिन किसके माध्यम से? तो खुद आर्टिकल 32 भी फंडामेंटल राइट है कि ये भी आपका मौलिक अधिकार है कि आप बाकी मौलिक अधिकारों का बचाव करवा सकते हैं रिट्स के लिए एप्लीकेशन देके। ठीक है, अब ये रिट्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? तो ये रिट्स होते हैं 5 तरीके के। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्क्यूलरी, प्रोहिबिशन और को वारंटो। ठीक है, हिंदी वाले लोग के लिए हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस यानी कि आपका परमादेश, ठीक है, प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध, को वारंटो यानी अधिकार परीक्षा और सर्क्यूलरी यानी उत्प्रेषण। ठीक है, तो ये तो हिंदी में बताना है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हेबियस कॉर्पस का मतलब है, हेबियस मतलब कहाँ पे है। ठीक है, याद रखने के लिए आप याद कीजिए हैव। ठीक है, कॉर्पस मतलब बॉडी। ठीक है, तो कहाँ है बॉडी? अब ये किसके किसके लिए होता है? ये दोनों लोग के लिए होता है, या तो स्टेट या इंडिविजुअल। या तो स्टेट को बोला जाएगा, मतलब मान लेते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको डिटेन किया, जैसे पुलिस की, ईडी की या कोई और किया, तो आपको अगर आप हेबियस कॉर्पस रिट लगाते हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या को लगता है कि हाँ ये हेबियस कॉर्पस लगना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से एक चीज और बता दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप रिट की जो रिस्ट्रिक्शन में आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट कि मुझे ये रिट लगाना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हैबियस कॉर्पस लगाना है, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लगाना है, तो उस केस में ऐसा जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट आपको वो लगा के दे देगा। वो देखेगा पहले सुप्रीम कोर्ट कि क्या ये जो आपने दलीलें दी हैं वो सही हैं।
क्या वो वैलिड है रेस्पॉन्सेज, रीजंस, तो उस केस में फिर स्टेट अथॉरिटी को बोलेगा कि जिसने भी डिटेन किया है कि आप उस बॉडी को हमारे सामने पेश करिए, ठीक है। दूसरा, अगर कोई इंडिविजुअल पकड़ के रखा है तो उसके लिए भी यहाँ पे लागू होता है रिट ज्यूरिसडिक्शन का आर्टिकल 32 का हैबियस कॉर्पस। क्यों? क्योंकि आपको आर्टिकल 21 को बचाना है, यानी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, मतलब आपका अपना आजादी और जीवन, इन दोनों को बचाव करने के लिए ये चीजें आई। मैंडेमस मतलब कमांड, ठीक है। तो मैंडेमस किसको बोला जाता है? तो ये एग्जीक्यूटिव को बोला जाता है कि भैया तुम पब्लिक काम नहीं कर रहे हो। जैसे मान लेते हैं कि कल को कोई आईएएस ऑफिसर बैठा है, उसको का ड्यूटी मिला था कि आपको ये दंगे को रुकवाना है, एग्जाम्पल लेते हैं दंगा कहीं हो रहा है, लेकिन उसने बोल दिया कि नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं आराम में छुट्टी पे जा रहा हूँ, तो उस केस में आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो ड्यूटी दी गई थी आपने वो ड्यूटी क्यों नहीं निभाई, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव से पूछा जाता है कि आपने पब्लिक ड्यूटी क्यों नहीं फॉलो की, ठीक है। तो इसलिए कमांड किया जाता है कि इसको जल्दी से फॉलो करो, अदरवाइज हम आपको सस्पेंड या टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव को मिलता है। अब ये देखिए, स्टैट्यूटरी और प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दोनों किसको मिलता है? लोअर कोर्ट को, मतलब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलती है। अब क्यों बोलती है? तो तीन चीजें होती हैं, ठीक है। नेचुरल जस्टिस के कारण, कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं फॉलो किया गया, ठीक है, या एक्सीडिंग द ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। ये तीन चीजें देखी जाती है कि क्या नेचुरल जस्टिस फॉलो हुआ, जैसे न्याय मिलना चाहिए तो न्याय मिला कि नहीं मिला। अगर नहीं मिलता है तो उस केस में हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ये आदेश दे सकती है, इन दोनों में से कोई भी, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है ये बताता हूं मैं थोड़ी देर में। एक्सीडिंग ज्यूरिसडिक्शन मतलब कि आपका ज्यूरिसडिक्शन के बाहर था, मतलब आपके न्याय क्षेत्र के बाहर था ये चीजें, तो आप कर कैसे सकते हैं। और तीसरा, नो ज्यूरिसडिक्शन, मान लेते हैं कि आपके पास उसका अधिकार ही नहीं था। एग्जाम्पल लेते हैं कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ये ऑर्डर करे कि पंजाब में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसके लिए रूल्स बना के दे दे, तो ये उसके ज्यूरिसडिक्शन या उसके न्याय क्षेत्र के बाहर होगा। जैसे आपने सुना होगा ना कि पुलिस वालों का एक एरिया होता है कि रायपुर वाले हैं तो रायपुर का क्षेत्र तक ही रायपुर पुलिस काम कर सकती है, वो बिलासपुर या दुर्ग जाके काम नहीं कर सकती है, ठीक है। फिर बिलासपुर दुर्ग वाले रायपुर नहीं आ सकते, अपने अपने क्षेत्र में ही काम कर सकते हैं, तो वो क्षेत्र को यहाँ देखा जाता है, ठीक है। लास्ट में ज्यूरिसडिक्शन नहीं होना, आपका ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। तो ये चीजें हो गई आपकी पीएनजे, एक्सीड ज्यूरिसडिक्शन और नो ज्यूरिसडिक्शन। इस केस में हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलता है। अब ये प्रोहिबिशन और स्टैट्यूटरी में प्रॉब्लम क्या है, क्या इशू चेंजेस क्या है? तो देखिए, प्रोहिबिशन कब लगता है, फॉरबिड कब करते हैं, कि जब प्रोसीडिंग चल रही होती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई केस चल रहा है तो केस की सुनवाई होते समय ही रोका जाए उसे, तो क्या बोलते हैं इसे? प्रतिषेध, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि न्याय हो गया, मतलब कुछ जस्टिस या जजमेंट आ गया है, ऑर्डर पास हो गया है, इस केस में सर्ट्यूटरी लगता है, जिसे हम बोलते हैं चेक करना कि आपने जो किया था क्या वो सही था, किस बिना पे आपने कर दिया। और फॉरवर्ड यानी रोकना, तो अब जब चल रहे हो तभी आपको रोका जाएगा ना, जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको रोका नहीं जा सकता है, तब आपको देखा जाएगा कि आप वो जो पाथ फॉलो किए क्या वो सही था, तो ये चेक करना हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। याद करने के लिए देखिए, प्रो करना, प्रोहिबिशन यानी किसी को रोकना, प्रोहिबिट करना, ठीक है। दूसरा सर्टिफिकेट की भाई चेक कर रहे हैं ना, तो सर्टिफाई कर रहे हैं कि भाई तुमने सही किया कि गलत किया, ये चेक करेंगे। लास्ट में आता है को वारंटो, ठीक है। को वारंटो का मतलब होता है कि किसकी अथॉरिटी से या किसकी पावर से आप उस पोजीशन पे बैठे हैं, तो ये किसको लगता है? ये एग्जीक्यूटिव को लगता है। एग्जीक्यूटिव से पूछा जाता है कि भैया आप अगर इस पोजीशन पे हो तो आपके पास ये पोजीशन का पावर आया कहाँ से, किसने दिया आपको ये पावर। मान लेते कल को मैं जाके आईएएस की पोस्ट पे बैठ जाऊं, या आप या डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे बैठ जाऊं, तो मुझसे पूछा जाएगा ना कि आप किस अथॉरिटी के तहत, किस पावर के तहत बैठे हैं। क्योंकि देखिए, आप जब भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं तो आपको एक सिग्नेचर सील के साथ एक आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। जैसे आईएएस बनेंगे तो आपको प्रेसिडेंट का हैंड सील साइन सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपको अपॉइंट किया जा रहा है। वैसे ही आप अगर आप स्टेट में बनते हैं डेप्टी कलेक्टर वगैरह, तो गवर्नर का सील साइन लगता है। तो वो क्या है, वो अथॉरिटी आपको ये पावर दे रही है कि आप कुछ उस पोजीशन पे बैठ के वो काम कर सकते हैं। पर अगर मेरे पास वो सर्टिफिकेट या वो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होगा
की अथॉरिटी के द्वारा, तो फिर मुझसे पूछा जाएगा ना कि आप यहाँ आए कैसे, आप ये काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में ये सारे 5 रिट्स हैं जिसके माध्यम से आपके फंडामेंटल राइट्स का बचाव होता है। चलिए इसका लास्ट पार्ट देख के बता देता हूँ मैं आपको। लास्ट पार्ट में देखिए, आर्टिकल 32 में बोलता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर सकता है, यानी आर्टिकल 32 की पावर को बढ़ा सकता है। तो इसीलिए आर्टिकल 32 में जो रिट दिया है, ये रिट की पावर को बढ़ा के किसको किसको दिया गया है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट, इन दोनों के पास रिट इशू करने की पावर है। ठीक है, रिट या लीगल ऑर्डर इशू करने की पावर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में होता है। ठीक है, फिर अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो पावर दिया हुआ है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये पूछ सकता है आपसे रीजन कारण कि आपके पास ये पावर था कि आप हाई कोर्ट जाएं पर आप नहीं गए, क्यों ऐसा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आपको रोक सकता है। ठीक है, रोक नहीं सकता। अगर वो गए, आप गए हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है और अब मैं आपके सामने ये केस लेके आया हूं, तो आप ये रिट लगा दीजिए, ये रिट मेरी तरफ से आपके लिए एप्लीकेशन है कि इस रिट का आप अनुसरण करवाइए। ठीक है, तो आप कहाँ पहुंच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली पहुंच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं कर सकता। लेकिन हाई कोर्ट आपको मना कर सकता है क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये लीगल राइट। तो लीगल राइट में सुप्रीम हाई कोर्ट बोल सकता है कि अभी हम इस इशू को नहीं देखेंगे, या मेरा यहाँ पे देखने का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, या मैं नहीं देखना चाहता हूँ। तो उस केस में वो आपके उस रिट के जो एप्लीकेशन है उसको एंड कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, अब तो एक और चीज है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई रिट जारी करता है तो पूरे इंडिया में वैलिड होगा। ठीक है, लेकिन अगर हाई कोर्ट कोई रिट जारी करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट में ही वैलिड होगा, क्योंकि वो स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट का एम्बिट ज्यादा होता है क्योंकि हाई कोर्ट के पास लार्जर पावर है रिट का। कैसे, क्योंकि ये सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं, कोई और अदर प्रोविजंस यानी लीगल राइट पे भी रिट लगाया जा सकता है। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी राइट या कोई और सिविल राइट, किसी भी तरह के राइट्स पे रिट लगाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट इन द पावर ऑफ आर्टिकल 226। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब जानते हैं आर्टिकल 33, 34 और 35 जो एक्सेप्शंस हैं, बहुत छोटे छोटे से, जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, आर्टिकल 35 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि कोई लॉ, जैसे मान लेते हैं कि आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी को रोकना। ठीक है, छुआछूत को रोकना, लेकिन छुआछूत रोकने के लिए पनिशमेंट जो देना होता है, उस लॉ को बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, स्टेट लॉ नहीं बना सकता है इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट के केस में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि कोई लॉ के थ्रू जो चीजें फंडामेंटल राइट्स में दी हुई हैं उनको बचाव करवाने का पावर। ठीक है, आर्टिकल 33 और 34 बोलता है मार्शल लॉ, और 33 बोलता है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, फॉरबिड कर सकते हैं, इनके ऊपर हम रोक लगा सकते हैं इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस में सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस आ गए। ठीक है, आर्मी आ गई, एयरफोर्स आ गई, नेवी आ गई। ठीक है, अदर जो सेंट्रल सीआरपीएफ है, ये सब लोग सब आएंगे आर्म्ड फोर्सेस में। ठीक है, तो जब आर्म्ड फोर्सेस वाला केस आता है तो फंडामेंटल राइट्स उनके रोके जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर वो चाहे तो एसोसिएशन नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये इसलिए लागू किया जाता है ताकि उनको डिसिप्लिन मेंटेन करवाया जा सके और अथॉरिटेटिव ना होने दिया जाए। ठीक है, बेसिकली आपको पता है कि कई बार क्या होता है, आर्म्ड फोर्सेस कई देशों में क्या करती हैं, कूप कर देती हैं, मतलब आप देखेंगे तख्ता पलट करती है। तो उस चीजों से उनकी आर्म्ड फोर्सेस को डिसिप्लिन में रखा जाए। ठीक है, उनकी पावर को एक्सीड ना होने दिया जाए, आर्टिकल 33 यहाँ पे आता है और उनको एक्स्ट्रा जो फंडामेंटल राइट्स जनरल पब्लिक को मिलते हैं उनमें रोक लगा सकता है। जैसे आपको आर्टिकल 25 के तहत पूजा करने का अधिकार है ना, पर यहाँ पे इनको अपने अकॉर्डिंग पूजा करने का अधिकार नहीं होता, एक टाइम फिक्स होता है। एग्जाम्पल के लिए,
आप अगर मुस्लिम है तो आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते होंगे, हिंदू है तो सुबह शाम आरती करते होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप आर्म्ड फोर्सेज में हैं तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं भी ड्यूटी पे हूँ लेकिन मुझे अभी अपनी पूजा करनी है या अपना नमाज पढ़ना है तो मुझे ड्यूटी से थोड़ा देर के लिए ऑफ दिया जाए। ऐसा नहीं होता है क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा ना, इसीलिए इन केसेस में इनको रोका जाता है। इसमें सारे लोग आते हैं, कई बार सुना होगा ना आपने कि बार कुक ये लोग भी होते हैं आर्म्ड फोर्सेज में, पर वो तो युद्ध में नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं, बहुत रेयर केस में। तो वो तो बोल सकते हैं कि भैया मैं तो युद्ध में नहीं जा रहा हूँ, तो मेरा तो फंडामेंटल राइट है कोई एसोसिएशन बनाने का, कहीं घूमने का, कुछ बोलने का। नहीं, तो उनके टाइम में वो सब भी काउंट होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ही। हर तरह के लोग जो आर्मी से जुड़े हों, आर्म्ड फोर्सेस से जुड़े हों, चाहे वो कोई भी पोस्ट पे क्यों ना, पुजारी ही क्यों ना हो, ठीक है, मौलवी ही क्यों ना हो, वो सबका पावर एब्रोगेट किया जा सकता है, रोका जा सकता है, कर्टेल किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 33। बस इतना ही जानिए। आर्टिकल 32 बोलता है मार्शल लॉ। ठीक है, मार्शल लॉ और इमरजेंसी में अंतर होता है। मार्शल लॉ किसी पार्ट में या पूरे देश में लग सकता है, कब लगेगा? जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मना कर दे कि हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, हाथ खड़े कर दे कि हमसे ना हो पाएगा। ठीक, तो उस केस में जैसे मान लेते हैं कि किसी एरिया में दंगे बढ़ गए बहुत ज्यादा, उस केस में क्या होता है, पुलिस और जो आईएएस ऑफिसर हैं वो होते हैं सबसे पहले क्विक रेस्पॉन्डर। अगर वो बोल दे कि हमसे नहीं हो पा रहा कंट्रोल, तब उस केस में क्या होता है, मार्शल लॉ लगता है और वहां पे क्या होता है, आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस के लोग आके उस एरिया को, उस सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। अब इस केस में क्या हुआ कि मार्शल लॉ लगने पर अगर मान लेते हैं कि आपका फंडामेंटल, जो जनरल पब्लिक का फंडामेंटल राइट वायलेट करेगी अगर मार्शल लॉ लगने पर आर्मी, तो उस केस में जिस भी अथॉरिटी ने आपका फंडामेंटल राइट्स कर्टेल किया है, खत्म किया है, उसके ऊपर सजा नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी कि इनको क्या मिलता है, इम्यूनिटी मिलता है। ठीक, तो मार्शल लॉ और इमरजेंसी में अंतर यह है कि इमरजेंसी का एक टाइम फिक्स होता है, एक सिचुएशन फिक्स होता है, कारण फिक्स होता है, ठीक है, सब कुछ उसका एक प्रोसीजर के थ्रू फिक्स होता है। मार्शल लॉ का कभी भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है, किसी पार्ट में लग सकता है, उसका कोई एक डेफिनेट टाइम नहीं होता है, ठीक है, कोई एक डेफिनेट क्राइटेरिया भी नहीं होता है, इसीलिए मार्शल लॉ और इमरजेंसी में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारा फंडामेंटल राइट्स का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। इससे बाहर क्वेश्चंस प्रीलिम्स में तो बहुत कम ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर कोई छूट गया हो, तो अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूटा है तो आप कमेंट में वो लिख दें, ताकि अगले लेक्चर्स, आने वाले लेक्चर्स में उनको भी मैं कवर कर लूँ अगर वो इंपॉर्टेंट हो तो। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक नहीं किया हो, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको सबसे पहले मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ या उन लोगों के साथ जो यूपीएससी, पीएससी या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उनके साथ इसे शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके। इस साथ आपको एक अनाउंसमेंट बता दूं कि हम बहुत जल्द फरवरी में, 17 फरवरी से 2 नए बैचेस यूपीएससी और सीजीपीएससी के लॉन्च कर रहे हैं। इसके साथ ही इसी कंटिन्यूएशन में यूपीएससी जो आपका कोर्स 2 है और सीजीपीएससी कोर्स 2 है वो 2 अप्रैल से लॉन्च हो रहा है। तो इसमें आपको 5 डे का डेमो क्लासेस भी मिलेगा, तो आप आके हमारे साथ वो डेमो लेक्चर देख सकते हैं। अगर आपका इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर में विश है कि आपको एज ए सिविल सर्वेंट इंडिया को या स्टेट को सर्व करना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको एक बेटर पाथ देंगे ताकि 12 to 13 मंथ में इंटीग्रेटेड कोर्स के साथ आपकी सारी इन डेप्थ एनालिसिस के साथ तैयारी हो सके और आने वाले एग्जाम्स में आप उसको एग्जाम्स को क्रैक कर सके। चलिए अगले लेक्चर में हम देखेंगे डीपीएसपी यानी पार्ट 4, और उसके साथ ही कंटिन्यू करेंगे फंडामेंटल राइट पार्ट 4A। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।